हेलो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि आपका बाल अपराध। अगर अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिस 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 तरह के क्राइम आपके इंडिया के अंदर में हो रहे हैं, तो इस टॉपिक के बात करना हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक बार जो ये है डिस्क्लेमर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं वो उसको, या फिर आप इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। हम बात करते हैं जो जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। बाल अपराध से पहले हमको समझने की रिक्वायरमेंट है कि जो आपका जुवेनाइल है वो क्या होता है। अगर हम बात करें जुवेनाइल की, तो जुवेनाइल वे लोग होते हैं जो एक स्पेसिफिक एज, जो इंडिया के अंदर में 18 साल है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के लोग जो किसी इलीगल बिहेवियर या क्रिमिनल या फिर एंटी सोशल एक्टिविटी के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं जुवेनाइल। और उनके द्वारा या उनके द्वारा या फिर उनके विरुद्ध जो काम किया जाता है, उनके साथ जो क्राइम होता है, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या फिर आपका बाल अपराध। मेनली दो टाइप के अपराधी होते हैं। एक आपका होता है रिपीटेड ऑफेंडर, एक आपका होता है एज स्पेसिफिक ऑफेंडर। अगर हम बात करते हैं रिपीटेड ऑफेंडर की, तो रिपीटेड ऑफेंडर वे होते हैं जिनको पता है कि अगर मैं कोई क्राइम करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या सजा मिल सकते हैं, लेकिन उसको जानते हुए भी वो उस क्राइम को दोबारा रिपीट करते हैं, यानी कि उस क्राइम को करने के लिए वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रिपीटेड ऑफेंडर। और एक आपका होता है एज स्पेसिफिक ऑफेंडर, यानी कि एक एज ग्रुप के अंदर में लोग होते हैं, और उस एज ग्रुप के अंदर जो जितने भी बच्चे होते हैं वो उस क्राइम को मेनली करते ही करते हैं। यानी कि वो इतना सीरियस क्राइम नहीं होता, जैसे उन्होंने ट्रैफिक रूल वायलेट कर दिया या फिर आपको किसी को मार पीट के वो भाग गई, पुलिस की आपकी फाइटिंग हो गई, इलीगल है, लेकिन वो एक एज ग्रुप के अंदर में है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी तो उनको चीजें समझ में जाएंगे और वो उस क्राइम को वहां पे फिर बाद में कमिट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर में भी आपके दो तरह के क्राइम होते हैं, एक आपका होता है लेस सीरियस क्राइम और एक आपका। अगर हम बात करते हैं लेस सीरियस क्राइम की, तो लेस सीरियस क्राइम में क्या होगा कि ऐसे क्राइम जिनको हम स्टेटस ऑफेंसेस भी बोलते हैं। जैसे आपका क्राइम तो है लेकिन उनके लिए कोई कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है। जैसे किसी ने ट्रैफिक रूल वायलेट कर दिया, किसी बच्चे ने कोई कर्फ्यू कहीं पे लगा हुआ है तो उसको उसके जो रूल्स है वो उनको वायलेट कर दिया, या किसी को मार पीट के भाग गए, तो ऐसे कुछ हैं। या कोई छोटी मोटी उन्होंने चोरी कर ली, तो जो इस तरह की चीजें हैं तो उनको बोलते हैं हम लेस सीरियस क्राइम। और जो आपके सीरियस क्राइम है उनके अंदर जैसे आपका मर्डर हो गया, रेप हो गया, फिर रेप एंड मर्डर हो गया, तो इनको हम सीरियस क्राइम ट्रीट करते हैं। और इसके अंदर में क्या होगा, जो आपके माइनर हो गए उनको हम एज एडल्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी सीरियस क्राइम के केस में आपके जो माइनर हो गए उनको हम एज ए एडल्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेटिक्स की, अगर हम बात करते हैं डेटा की, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया की आज के समय में जो स्थिति है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आज के समय में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी कि दुनिया के अंदर में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वहीं इंडिया आज के समय में फोर्थ लार्जेस्ट डिफेंस सेक्टर है, यानी कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर में भारत की स्थिति चौथे स्थान पे है। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है जब हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर निर्भया रेप केस, आपका जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर के साथ में अभी हॉस्पिटल के अंदर में रेप एंड मर्डर केस हुआ है, ऐसे क्राइम जब कमिट किए जाते हैं, ऐसे हीनियस क्राइम जब कमिट किए जाते हैं, तो ये जो आपके इंडिया का इकोनॉमी में क्या रैंक है या फिर आपके डिफेंस सेक्टर में क्या रैंक है, हम कितना ग्रो कर रहे हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको बेसलेस लगती हैं। अगर हम एनसीआरबी के डाटा की बात करें, तो 2010 से हमारे जो जुवेनाइल क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट जुवेनाइल या फिर क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल, ये हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2022 के अंदर में जहाँ पे आपके जो 2021 के अगर हम बात करें, तो जहाँ पे आपके 1.5 लाख केसेस रजिस्टर किए गए थे चिल्ड्रन के, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए थे, उसमें 1.50 लाख केस वहाँ पे किए गए थे। वहीं 2022 के अंदर में जो ये केस हैं, इनकी संख्या बढ़ के 1.62 लाख हो गए हैं। और अगर हम बात करें, जो ये केसेज हैं ये आपके रजिस्टर केसेज हैं, जो रजिस्टर किए हुए हैं। बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं जो आपके रजिस्टर नहीं किए जाते हैं किसी भी कारण से। और अगर हम इन केसेज में, जो रजिस्टर केसेज हैं, इनके अंदर में अगर हम एक सिनेरियो की बात करें, तो 1:50+ का रेशियो आता है। यानी कि अगर कोई लड़का है, कोई बॉय है, उसके साथ में एक क्राइम हो रहा है, तो उसके अगर कोई गर्ल है, उसके जो रेशियो है वो 50 गुना है। 50% नहीं, 50 गुना। यानी कि अगर लड़के के खिलाफ क्राइम का एक केस रिपोर्ट हो रहा है, तो लड़की के खिलाफ जो क्राइम की रिपोर्ट है वो आपके 50 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो लड़कियों के अगेंस्ट क्राइम की जो संख्या है वो 50% से भी अधिक है लड़कों के मुकाबले। और ये आपके, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये आपके जो रिपोर्टेड केस हैं, जो आपके रजिस्टर किए जा रहे हैं, जो आपके डाटा के अंदर में, जो रिकॉर्ड के अंदर में केसेज हैं, वो केसेज हैं। और ऐसे कितने केसेज होंगे जो किसी भी कारण से आपके रजिस्टर नहीं किए गए होंगे। और
एक और हमको जो क्राइम ट्रेंड है, यानी कि जो क्राइम पैटर्न है, वो हमको चेंज होता हुआ दिखा मिला। सबसे पहले क्या था, जो क्राइम का पैटर्न था, सबसे अधिक जो केस आते थे वो आपके चोरी के निकल के आते थे, फिर आपके मर्डर के आते थे और फिर आपके रेप के केस। यानी सबसे कम आपके रेप के केस होते थे, फिर मर्डर के, फिर आपके चोरी के। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो है कि सबसे अधिक केस तो अभी चोरी के ही हैं, लेकिन जो रेप और जो मर्डर है वो आपका एक्सचेंज हो गया है। यानी कि पहले रेप कम थे, मर्डर ज़्यादा थे, और अब क्या है कि मर्डर ज़्यादा है और आपके रेप कम है। यानी कि रेप प्लस में मर्डर के केसेज हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी मान सकते हैं आप कि जो भी क्राइम कमिट करता है उनको लगता है कि अगर मैंने रेप के बाद इसको छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं ये मेरे खिलाफ गवाही का काम करेगा या फिर मुझे ये जेल करवा देगा, तो इसको मर्डर भी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। ये आपका जो पब्लिक है उसका एक ओपिनियन है। यही मैं बात करता हूँ, ये तो आपका था चाइल्ड। और मतलब बच्चों के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं उनकी बात अगर हम बात करें कि जो बच्चे अपराध कर रहे हैं, तो 50% से अधिक केस ऐसे हैं जो जुवेनाइल है, जो बाल अपराध है, वो अगेंस्ट वुमेन है। और इनमें से जो अधिकतर केस हैं वो आपके रिपोर्ट किए जाते हैं यूपी, महाराष्ट्र और एमपी के अंदर में। ये आपके हाई सेंसिटिव एरिया आप इनको बोल सकते हैं। अब हम बात करें, अगर हम बात करें कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि जो बाल अपराध है उसका रीजन क्या है, सबसे पहला आपका आ जाता है पुअर्टी, गरीबी। जो बच्चे हैं वो किसी छोटे से अमाउंट के पैसे के लिए, किसी बहुत कम अमाउंट के लिए भी क्राइम को कमिट कर देते हैं। या उसमें हो सकता है कि उनको कॉन्सिक्वेंसेज उनके पता हो, उसके क्या उनके परिणाम होने वाले हैं उस केस की, या फिर नहीं पता हो, लेकिन उनको लग रहा है कि मुझे मतलब मैं गरीब हूँ, मुझे अपनी जो प्राइमरी नीड्स हैं उनको पूरी करनी है, तो पैसे के लिए वो क्राइम कमिट कर देते हैं। सेकंड क्या है कि हमारे पास में अभी पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है, हम 1.4 बिलियन के आसपास हम अभी पहुंच रहे हैं, और हमारी जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास में कहीं ना कहीं अभी लिमिटेड है। तो उसका कारण आपके जो फैमिली के अंदर में आपको तनाव देखने को मिलता है, तो वो उन सब चीज़ों का भी बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर आपका इफेक्ट पड़ता है, जिससे बच्चे जो है क्राइम कमिट करने के लिए उस दिशा में आपके बच्चे चले जाते हैं। बच्चों का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे किस एरिया के अंदर में रह रहे हैं, उसकी सोसाइटी कैसे है, किस तरह के लोग बच्चों के साथ उसका बैठना बैठना उठना उठना बैठना है, उसकी संगति कैसी है, ये भी बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उस पर इफेक्ट डालती है। एक आपका ये है कि अगर आपका जो पड़ोस है वो अच्छा होगा, उसकी संगति अच्छी होगी, तो बच्चे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा। और बच्चे अगर आपकी झुग्गी झोपड़ी या फिर ऐसे इलाके में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपके जो क्राइम है उनके जो एक सर्कल होता है, उनकी संगति होती है, वो उतनी बेटर नहीं होती है, तो वहाँ पे आपके क्राइम होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एक तो आज के समय में है कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो लगातार डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि बच्चे आजकल एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। वो आपका जो सामने दिख रहा है उसमें नहीं है, कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है जो उनको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, या फिर आपके जो गेम्स आ रहे हैं, जैसे आपका पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ऐसे जो गेम आ रहे हैं जिनके अंदर में आपका ऑफेंसिव आपके मर्डर वगैरह, बंदूक लेके बच्चे घूम रहे हैं, वो सब दिखाया जाता है, तो उनसे बच्चों की जो मेंटलिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। एक यह है कि जो हमारे यहाँ पे पेरेंट्स है, पेरेंट्स सोचते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे को अगर आपको ग्रोथ करना है तो उसके लिए एक जो ओनली नेसेसरी चीज़ है उसको आप अच्छी पढ़ाई से मतलब है आपकी, उसको आप अच्छी स्कूल एजुकेशन, आपने उसको अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन करा दिया, मोर देन है, उसको आप अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छे रहने के लिए जगह दे रहे हैं और अच्छे कपड़े दे रहे हैं, तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो गई है। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं वे आपकी जो चीज़ है उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारी सामाजिक शिक्षा है, सोशल एजुकेशन को इग्नोर कर रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है उसको इग्नोर कर रहे हैं, और हमारी जो सोसाइटी है उसके आसपास की उसको इग्नोर कर रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि हमको बच्चे को अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाना है, उसकी स्कूली शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, उसका उसको हम अच्छा खाना देंगे, अच्छा पहनने को देंगे और अच्छा रहने की जगह देंगे, मकान देंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे खत्म हुई है। लेकिन पहले में क्या होता था कि बच्चे की जो सामाजिक शिक्षा है उस पर हमारा ध्यान दिया जाता था। अगर हम अपने समय की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक स्पेशल बुक होती थी नैतिक शिक्षा बोल के। तो इन चीज़ों का भी आज के समय में प्रभाव आपको देखने को मिलता है। सेकंड आपका आ जाता है बैड पेरेंटिंग। बैड पेरेंटिंग ये है कि बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ करते हैं सोशल मीडिया का एक्सेस यूज, और इसमें दो रीजन हो सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको सोशल मीडिया के रिस्क नहीं पता है, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको सोशल मीडिया के रिस्क पता है। दोनों केसेज में जिनको नहीं पता है वो भी अलाउ करते हैं, जिनको पता है वो भी अलाउ करते हैं। उसका रीजन क्या हो सकता है कि वो बच्चों के साथ में इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। उनको पता है कि बच्चे को अगर हम मना करेंगे सोशल मीडिया के लिए, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए, तो बच्चा कहीं न कहीं रोएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। उन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई बात नहीं यार, उन्हें एक काम करते हैं, बच्चा रो रहा है, इसको फ़ोन दे दो, ठीक हो जाएगा। तो सोशल मीडिया का एक्सेस बच्चों को आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है,
और इसके जो रिस्क हैं वो हम देखने को मिल सकते हैं कि आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो आपका हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, कोई भी उनको सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियो के थ्रू उनको मिसगाइड कर सकता है, मिसलीड कर सकता है। और आज के समय में आप जो अगर हम बात करते हैं, जो शॉर्ट वीडियो का एक ट्रेंड आ गया है, चाहे आप इंस्टाग्राम रील की बात करें, चाहे आप आपका यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करें, आपके बहुत सारे ऐसे आ गए हैं। तो उनसे जो बच्चे हैं, बच्चों की जो मेंटलिटी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि बच्चों को अगर हम बोले कि आप एक 10 मिनट की वीडियो बैठ कर देख लो तो वो नहीं देखेंगे। और वहीं उनको, क्योंकि उनको 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड की रील स्क्रॉल करने को मिल जा रहे हैं। हम बच्चों को बोलते हैं क्या देख रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता हम क्या देख रहे हैं, बस वो स्क्रॉल किए जा रहे हैं। और उसके अंदर हमको कहीं ना कहीं एब्यूजिव कंटेंट भी देखने को मिलता है, जिससे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक मेंटल स्ट्रेस की स्थिति में आ जाते हैं और उनकी मेंटलिटी इस तरह की बन जाती है। और ये भी उनको मतलब एक क्रिमिनल वर्ल्ड की तरफ उनको डायरेक्ट करती है हमारे बच्चों को। नेक्स्ट क्या है कि जो बच्चे हैं, बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे हम बात जैसे आप अभी देखेंगे बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐप आ गए हैं, उनका प्रमोशन भी हमारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी कर रहे हैं कि आप जैसे आप हम बात करें, आपका ड्रीम इलेवन हो गया ऐसे, कि आप पैसा लगाओ, टीम बनाओ, अच्छे अच्छा पैसा कमाओ, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, आप शॉर्ट बनाओ। एक एज क्राइटेरिया, एक जो एडल्ट की जो होती है 18 प्लस, उसको पहुंचने से पहले ही बच्चा पैसा कमाना सोचते हैं और सोशल मीडिया को सोचते हैं कि बच्चा ये आपका अर्निंग का इजी और शॉर्टेस्ट और क्विकेस्ट वे है। या फिर आपका सोचते हैं कि यार मैं चोरी कर लेता हूँ, मुझे आराम से पैसा मिल जाएगा, मैं कोई क्राइम कमिट कर देता हूँ, मुझे आराम से पैसा मिल जाएगा। या तो क्रिमिनल जो वर्ल्ड है उसके अंदर में बच्चों को लगता है कि ये पैसा कमाने का आसान और जल्दी पैसा कमाने का ये रास्ता है। तो इसी वजह से भी जो बच्चे हैं वो मिसगाइड यहाँ पे होते हैं। बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको वो उससे डील करने के लिए जो आपकी चीप ड्रग्स हैं वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका खैनी हो गया, आपका गुटखा हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मतलब उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को वहाँ पे डिस्टर्ब कर देती हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, बच्चे जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया के एक्सेल यूज के कारण जो इलीगल वर्क के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, आपका ड्रग सप्लाई करते हैं, सोचते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि उनको लगता है कि इजी वे है, स्कैमिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं। जैसे आपकी अभी एक मूवी आई थी आपकी पूरी जमतारा करके, दो वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स के अंदर, उसके अंदर जितने भी बच्चे उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व थे वो मोस्टली जुवेनाइल थे, जैसा उस मूवी के अंदर में दिखाया गया है। और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया का यूज है आज के समय में बच्चों के बीच में एक चेन रिएक्शन की तरह वर्क कर रहा है। जो ये बीमारी है चेन रिएक्शन की तरह फैल रही है। चेन रिएक्शन से आप समझते हैं, जैसे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे, श्रृंखला अभिक्रिया। ये क्या है कि एक परमाणु है, इसमें से 3 निकलेंगे, हम एक को रोक लेंगे, फिर इसमें से 3 निकलेंगे, फिर एक को रोक लेंगे, फिर इसमें से 3 निकलेंगे। तो ऐसे ये श्रृंखला ऐसी है जो नेवर एंडिंग है, जो रुकने वाली नहीं है। तो इस तरह से बच्चों का एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल रहा है। देन आपका जो हमारे यहाँ पे जुवेनाइल के साथ में क्राइम होते हैं, जो या फिर जुवेनाइल जो क्राइम कमिट करते हैं, उनसे डील करने के लिए हमारे यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है। पहले ये वर्ष 2000 में था, इसको अमेंड करके इसको रिप्लेस करके 2015 के अंदर में इसको दोबारा लागू किया गया था। इसके अंदर में जो कुछ कमियां थी उनको दूर करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। इसके अंदर में क्या है कि जो आपका हीनियस क्राइम है, पहले क्या था कि आपका जो जुवेनाइल था वो 18 साल से कम का कोई बच्चा है उसको जुवेनाइल हम मानते थे, लेकिन इसमें क्या है कि हीनियस क्राइम है आपका, जैसे आपका रेप हो गया, रेप प्लस में मर्डर हो गया, ओनली मर्डर हो गया। तो इस तरह के केस में अगर जो बच्चे हैं 16 से 18 साल के, तो उसमें आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का एक गठन किया जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं उसको हम जुवेनाइल ट्रीट करेंगे या फिर आपको जुवेनाइल ट्रीट हम उसमें नहीं करेंगे। इसके अंदर में एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा जिसका डिसीजन फाइनल होगा। इसके साथ में 2 सोशल वर्कर होंगे। 3 मेंबर का ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, जिसके अंदर में एक फीमेल मैंडेटरी है। इसके साथ में क्या है कि अगर हम किसी बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं, किसी के पास में बच्चे नहीं है, किसी कारण से वो बच्चों को एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें जो डिसेबल चिल्ड्रन है या फिजिकली या फाइनेंशियली इनकेपेबल चिल्ड्रन है, तो उनको वहाँ पे प्रायोरिटी देनी है। अगर कोई भी पेरेंट है अपने बच्चों को एडॉप्शन के लिए देना चाहता है, तो देने के बाद में वो 3 महीने का उनके पास में रिकंसिडरेशन सिस्टम है। 3 महीने के अंदर अगर वो चाहे तो अपने बच्चे को वापस ले सकते हैं एडॉप्शन से। लेकिन पहले जो ये टाइम पीरियड था वो आपका 1 मंथ का था, इसको 2 महीने और बढ़ाया गया है। अगर कोई भी इंसान है जो किसी बच्चे को अल्कोहल या ड्रग्स देता है, तो उसको 7 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना या फिर ये दोनों हो सकती है। वहीं अगर कोई बच्चे को बेचता है, सेलिंग ऑफ चाइल्ड करता हुआ पाया जाता है, तो उसके अंदर में उसको 5 साल की सजा और 1 साल का फाइन या फिर आपका दोनों हो सकते हैं। आपके जो बाल अपराध होते हैं उसके अंदर में जो आपकी इंक्वायरी होगी वो आपका बच्चों को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, तो उनका
ये है कि क्राइम उनकी जो इंक्वायरी है वो चाइल्ड फ्रेंडली इनको इंक्वायरी होनी चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अगर किसी भी बच्चे को एडल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, उसको एज ए एडल्ट ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी केसेज में उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल नहीं किया जाएगा। उसको एक आपका करेक्शनल होम यानी कि बाल सुधार गृह के अंदर उसको रखना पड़ेगा और उसके अंदर में मैक्सिमम समय आपका 3 साल का हो सकता है। 3 साल से अधिक आप किसी भी जुवेनाइल को बाल सुधार गृह के अंदर में नहीं रख सकते हैं। अब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारा, जो JJA 2015 का है, इसके अंदर में कुछ लोगों के ओपिनियन है, कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। उनके बारे में हम बात करें कि जो आम पब्लिक की राय है या कुछ चैलेंजेस हैं या फिर इसके अंदर में कुछ इश्यूज हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले आ जाता है आपका 16 से 18 साल का फैक्टर, जिसके अंदर में आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। तो इसके अंदर में बहुत सारे जो मतलब अ, बच्चे हैं 16 से 18 साल की उम्र में, उन्होंने कोई अगर हीनियस क्राइम कोई कमिट कर दिया है जिसके अंदर उनको एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाता है, तो उस इस एज क्राइटेरिया को वो बाईपास करने की कोशिश करते हैं। इसके थ्रू वो कोशिश करते हैं कि जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है उससे वो बच जाएं और उनको एज ए जुवेनाइल ट्रीट किया जाए। उसके अंदर में यहाँ पे आपका करप्शन भी कई बार देखने को मिल सकता है या फिर कुछ आपका मतलब वो आपका हर पॉसिबल एफर्ट अपना लगाएंगे कि हमारे बच्चे को एडल्ट ट्रीट ना किया जाए। तो जो 16 से 18 साल का एक एज क्राइटेरिया है, इसके बीच में ये 2 साल का है, तो इसके अंदर में आपको इसका प्रयोग जो है क्रिमिनल प्रोसीजर से स्केप करने के लिए लोग यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। और हमारे पास में ऐसा कोई भी आपका प्रॉपर मेथड नहीं है जिससे हम किसी बच्चे का पता लगा सके कि ये बच्चा मैच्योर है या नहीं हुआ है, और इस बच्चे को इस क्राइम को जो ये कमिट कर रहा है पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे या क्या नहीं होंगे। उन सब चीज़ों का बच्चों को पता है या नहीं पता है, उसके लिए हमारे पास में कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। वो उसकी खुद की मानसिक स्थिति और उसके मन के अंदर में वो चीज़ें हैं। और मतलब बच्चे हैं, बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसके हिसाब पे उसको जुवेनाइल ट्रीट करना चाहिए, ना कि उसकी एज और उसकी जो बॉडी है, उसकी शारीरिक जो उसकी बनावट है उसके हिसाब से उसको जुवेनाइल ट्रीट ना करके उसकी जो मेंटल स्टेट है वो किस तरह से सोच सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से उसको जुवेनाइल ट्रीट करना चाहिए। और जो कोई भी बच्चा अगर कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो वो अकेले बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर उसकी जो सोसाइटी है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस बच्चे को एक हेल्दी चाइल्डहुड क्यों प्रोवाइड नहीं करा पाए। कुछ क्यों ऐसी स्थिति आई कि उसको पैसे के लिए क्राइम कमिट करना पड़ा या उसको एक ऐसी संगति नहीं मिल पाई, उसको बेटर एजुकेशन नहीं मिल पाई। हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनका कहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी देखने की हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि हमने कोई भी मतलब कोई बच्चा है उसको जुवेनाइल हमने ट्रीट कर दिया और उसको हमने करेक्शनल होम के अंदर में भेज दिया, बाल सुधार गृह के अंदर में भेज दिया। तो इस चीज़ के कितने परसेंट में चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं कि वो जब अपना 3 साल का अपना जो टर्म है उसका स्पेसिफिक है उसको वो पूरा करेगा और उसके बाद में वो सुधर ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बाल सुधार गृह के अंदर में रहने के कारण वो कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल के साथ में मिलके और एक वो प्रोफेशनल क्रिमिनल ही वहाँ पे बन जाए, उसको एक वातावरण ही यहाँ पे आपको मिले, उसको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगे। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। हमारे पास में कोई भी ऐसा साइंटिफिक या फिर कोई लीगल रीजन नहीं है जिससे कि हम जस्टिफाई कर सके जो 3 साल का एक करेक्शनल पीरियड है ये ठीक है या फिर ये ठीक नहीं है। इसके अंदर में बच्चा पूरा का पूरा रिहेबिलिट आपका हो जाएगा, कंप्लीट रिवेलेशन उसका हो जाएगा या फिर उसका यहाँ पे नहीं हो जाएगा। और आपका बाल सुधार गृह से आने के बाद में उसके लिए हमारे पास में क्या व्यवस्था है, उसकी आफ्टर केयर का क्या प्रोसेस है, उसके बाद में उसको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो उस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा, और अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, इसके बारे में भी प्रॉपर गाइडलाइंस हमारे यहाँ पे नहीं है। जो हमारे यहाँ पे बाल सुधार गृह है उनके अंदर में आपको फाइनेंशियल करप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज देखने को मिलेगा, आपका टॉर्चर देखने को मिलेगा, बच्चों के साथ में आपका एक तरह से इल ट्रीटमेंट, सूतला व्यवहार आप बोल सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आपके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और आपका जो हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 16 से 18 साल के अंदर में जो यहाँ पे क्राइम किए जाते हैं उसके अंदर में हर पॉसिबल एफर्ट किए जाते हैं उनके फैमिली और उनके रिलेटिव के द्वारा कि उस बच्चे को एज ए जुवेनाइल ट्रीट किया जाए। तो हमारे पास में कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है कि हम 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको हम किस बेस पे डिफाइन करें कि ये बच्चा मैच्योर है या फिर ये बच्चा मैच्योर आपका नहीं है। हमारा जो इसके अंदर में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है या हमारे जो आगे जो सुझाव हैं, वो आगे की जो राय है वो हमारी क्या हो सकती है। सबसे पहले हमको जो कंडीशंस हैं हमारे यहाँ पे जुवेनाइल होम्स की यानी कि बाल सुधार गृह की जो कंडीशंस हैं उनको हमको इम्प्रूव करना होगा।
उसके लिए हमको रेगुलर इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बेटर फाइनेंशियल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जो स्टाफ्स हैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई भी बच्चे के खिलाफ टॉर्चर या फिर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का हमको मामला देखने को मिलता है, उसके अंदर हमको यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। बच्चों को हमको एक बेटर सोशल इन्वायरमेंट हमको देना होगा, स्पेशली जो आपके स्लम एरियाज हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले, जो आपके गरीबी के अंदर लोग रहे हैं वहाँ पे, और जो आपके बिजी मार्केट एरिया है वहाँ पे अंदर हमको एक बेटर सोशल इन्वायरमेंट हम बच्चों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उस चीज़ पे हमको देखना होगा। आपका जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जैसे आपका पीएम पोषण है, आपका वात्सल्य है, या फिर आपका आंगन, ये आपका जो स्कूल के अंदर में आता है, मिड डे मील है, तो इन सब चीज़ों के अंदर में हमको बेटर इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। बट जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बच्चों को एक टीनेजर्स जो लोग होते हैं उनको एक राइट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, उनको प्रॉपर उनके लिए हमको प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, उनके फ्यूचर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी फैमिली के ऊपर उस क्राइम को करने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमको एक अर्ली एज से ही बच्चों को ये शिक्षा हमको देनी होगी। और जो बच्चे आज के समय में सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं उसको हमको लिमिटेड सोशल मीडिया का यूज हमको यहाँ पे होना चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं उनको वहाँ पे ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है कि जो बच्चा सोशल मीडिया यूज कर रहा है वो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बच्चा कोई मोबाइल लेके बैठा है, कोई लैपटॉप लेके बैठा है, तो उसके अंदर मतलब कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो उसके फ्यूचर में उसके स्टडी से या रिलेटेड है, या फिर उसकी स्टडी से रिलेटेड वो नहीं है, वो ऐसे में बैठ के वहाँ पे आपका टाइम पास कर रहा है, एब्यूजिव कंटेंट देख रहा है या कुछ ऐसा एडल्ट कंटेंट दिख रहा है, तो उसको हमको कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ट्रैक करने की रिक्वायरमेंट है कि हम सोशल मीडिया का जो यूज है वो हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव वे में हम आपका करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं बहुत जल्द।